अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, शादी एक मजहबी फरीज़ा और सोशल एग्रीमेंट है। आजकल फजूल किस्म के डिमांड्स और शराइत ने इस फरीज़े को इतना मुश्किल बना दिया है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ डिमांड्स पूरी ना होने की वजह से कुंवारे बैठे हैं और उनकी उम्र निकली जा रही है। लड़के का नाम क्या है भाई? अफजल। ओ, अफजल सुंडी। नहीं, सुंडी नहीं। हाँ, ये तो और अफजल कुरैशी। अफजल कुरैशी। बस बस बस, बेफिक्र हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। जो एक बार मेरे मैरिज ब्यूरो में आ गया ना, वो कवारा नहीं वापस जा सकता। उम्र कितनी है बच्चे की? जी 18 साल। 18 साल यानी उम्र 18 साल हो गई और टोटल 18 छटांग भी नहीं बना। हर हाल बेफिक्र हो जाइए, मेरे पास हर टाइप के, हर बरादरी, हर कौम, हर खित्ते, हर मजहब, हर तरह के रिश्ते मौजूद हैं। अरे यही क्वालिटी देखकर तो हम आपके पास आए हैं। वाह वाह वाह। लो, अगर आप ये एक्शन ना करते तो मालूम नहीं हो रहा था कि विग लगाई हुई है। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। सलाहुद्दीन, क्या कर रहे हैं आप? बैठे। लो भाई, मुबारक हो, शादी हो गई। हो गई हो गई हो गई। ना वाजा ना बारात। भाई समझ लो हो गई। जिस तरह लोग कुछ भी रिसर्च करने के लिए गूगल देखते हैं, इसी तरह किसी किस्म का भी रिश्ता करवाने के लिए लोग मेरा मैरिज ब्यूरो देखते हैं। वाह। तो आप यूं समझिए कि बच्चे की शादी हो गई। बस आप मेरे भतीजे की शादी करवा दीजिए, उसके बाद हम अपने रिश्ते की बात करेंगे। ओहो, मना भी किया था सलाहुद्दीन कि आपने अपने रिश्ते की बात नहीं करनी, सिर्फ अफजल के रिश्ते की बात करनी है। जब भी तुम्हारे रिश्ते की बात छेड़ते हैं तो खानदान में कोई ना कोई फौतगी हो जाती है। भाईजान, क्या आपका मतलब है कि मैं मनूस हूँ? हाँ, ये नहीं, लग भी रहे हैं, लग भी रहे हैं। हेयर स्टाइल से हल्का हल्का लग रहा है कि नहुसत है। अंकल, लड़की खाते पीते खानदान से होनी चाहिए। इंशाल्लाह लड़की तो खाते पीते खानदान से होगी, मगर आप खुद तो दाना तुमका चुगते खानदान से लग रहे हो। हाँ, अलबत्ता तुम्हारे वालिद साहब को देख के लग रहा है कि तुम्हारा खाता पीता खानदान है, और वो भी माशाल्लाह खुरली में से। वैसे तो मैंने कब्बों की शादियां भी करवा दी हुई हैं, मगर आपके हवाले से मसला कुछ यूं है कि जो लड़की वाले बुलाए हुए हैं आपके लिए, उनकी डिमांड है कि लड़का जो है ना, वो रणवीर सिंह टाइप, उसके कोई 6 पैक होने चाहिए कम से कम। जी इंशाल्लाह इसके भी बन जाएंगे। इसने जिम जाना शुरू किया है। वाह, जिम जा रहे हो? जी डेली, लेकिन वो अंदर नहीं जाने देते। अरे भाई, उन्होंने जिम चलाना भी तो है ना। जाहिर है अगर जिम के अंदर चूहे फिर रहे होंगे तो फिर लोग तो दौड़ जाएंगे। वैसे भाई साहब क्या फजूल आप बात कर रहे हैं यार। यानी आप उससे उसकी तालीमी काबिलियत के बारे में पूछें, उसके किरदार की जांच पड़ताल करें, उसके खानदान का बैकग्राउंड पूछें। ये किन चक्करों में आप पड़े हुए हैं? आप किन चक्करों में पड़े हुए हैं भाई? अब ये चीजें नहीं देखी जाती। फिर खानदानी बैकग्राउंड आप पूछ रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि आप उसका किरदार देखिए। भाई जाएं ये सारी चीजें भाड़ में। अब तो देखते हैं कि बच्चे के पास पैसा कितना है, कार कोठी कैसी है, दौलत कैसी है, बैंक बैलेंस कैसा है, और फिर बॉडी के हवाले से मैं को मजाक नहीं कर रहा। अब तो 6 पैक जो है उसका रवाज पड़ गया हुआ है। आप यकीन मानेंगे, ऐसी ऐसी बच्चियों के रिश्ते आती हैं जो माशाल्लाह चारपाई पे बैठ के अगर सब्जी काट रही हो तो पूरी चारपाई भर जाती है। वो भी आगे कह रही होती हैं कि अंकल, लड़का को ऐसा होना चाहिए जो रणबीर कपूर लगे। भाई अगर आपकी डिमांड रणबीर कपूर है तो फिर रणबीर कपूर की भी तो डिमांड होगी ना कि लड़की आलिया भट्ट होनी चाहिए, आलिया भट्टा नहीं होनी चाहिए। अब तो फरीद मियां, बच्चों में ऐसी बेबाकी आ चुकी है कि एक बच्ची मुझे फोन करके कह रही है कि अंकल, मेरा रिश्ता वहां ढूंढना है जहां पे नंद सिर्फ एक हो। और ये वो बच्ची कह रही है जो खुद 9 महीने हैं। एक बच्ची ने डिमांड कर दी कि भाई बात सुने, वहां शादी करूंगी जहां मैं ससुराल में नहीं रहूंगी, मुझे खामद अलहदा घर में रखेगा अकेले। और माशाल्लाह वो खानदान की बच्ची कह रही है जो रात को खुद 48 बंदे एक ही दरी पे सोते हैं। भाई ऐसे लोगों को आप अचानक सोए हुए देख लें तो लगता है लाट का माल पड़ा हुआ है।
यानी बच्चा रात को सोया बाप की बगल में है, सुबह उठा दादा के सीने से है। किसी की उंगली किसी की नाक में घुसी हुई है, किसी का पांव किसी दूसरे की ऐनक पे बढ़ा हुआ है, किसी का परांदा किसी और के मुंह में घुसा हुआ है। और उस खानदान की बच्ची कह रही है कि मैंने अकेले खामन के साथ अलहदा रहना है। भाई हद तो ये है कि एक लड़की ने कह दिया मैं वहां शादी करूंगी जहां सास ससुर भी ना हो। मैंने कहा भाई आपकी बच्ची तो उजाड़ मांग रही है, आप कोई उल्लू फैमिली देख लीजिए। नहीं तो जनाब सिर्फ लड़कियों की डिमांड ही नहीं, अब तो लड़के भी बड़ी ऊंची ऊंची डिमांड्स करते हैं और औखी डिमांड करते हैं। ऐसी ऊंची ऊंची मगर इस कदर घटिया घटिया डिमांड करते हैं ओह, कि बताते हुए भी शर्म आती है। अच्छा। अरे भाई कहाँ चले गए वो गैरतमंद लोग। भाई सीधा कह देते हैं कि उस लड़की से शादी करनी है जो जॉब करती हो और शादी के बाद भी जॉब करती रहे और तनख्वाह सीधा ला के मुझे दे। ये वो लड़का डिमांड कर रहा है जो पिछले 19 साल से खुद बेचारा कनाडा के वीजे के इंतजार में घर में फारिग बैठा हुआ है। मेरे भाई फिल्मों ने, ये सोशल मीडिया ने खराब कर दिया बच्चों को। हाँ जी। भाई अब तो यहाँ तक कह देते हैं लड़के के शादी के बाद हमारे घर का खर्चा ससुराल वाले उठाएंगे। मैंने कहा अबे हर लड़के की किस्मत बुलबुले वाले नुबील जैसी नहीं होती। लेकिन भाई मेरे, हमने तो सिर्फ इज्जत की डिमांड की थी, आपने तो अभी से हमारी बेइज्जती शुरू करवा दी है। हम लड़के वाले होकर पहले बैठे हैं यार, और वो लड़की वाले होकर अभी तक नहीं पहुंचे। ये आपका क्या ख्याल है जब लड़के वाले आ रहे हो तो हर जगह लड़की वाले वहां झंडियां लेकर खड़े हो जाएं? अरे भाई वो कहे लेट आ जाते हैं, अब क्या मालूम कि क्या हुआ उनसे साथ। वो तो वो पहुंचेगा तो लो बिस्मिल्लाह आए तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी सॉरी हम जरा ये साथ वाले जूस कॉर्नर पे शेक पीने के लिए रुक गए थे। कोई बात नहीं। बैठे मुझे तो इतना कोई शौक नहीं है जूस का, रूबी बड़े शौक से पीती है जूस। अच्छा अब भी ना इजाज। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी रिश्तेदारी नहीं हुई मगर बंदा खैर सगाली के तौर पर 2 गिलास मिल्क शेक पैक करवा के ले आता। ये कौन है जी जो हमसे खैर सगाली की डिमांड कर रहे हैं? अरे तिरमिजी मियां, यही है ना लड़के वाले। ये लड़के के वालिद मोहतरम हैं जो आपसे खैर सगाली की डिमांड कर रहे हैं। अच्छा। और ये लड़के के चचा हैं। वाह और वो है लड़का जिसके रिश्ते की तलाश है। वाह, रिश्ते की तलाश है या लड़का खुद तलाशे गुमशुदा है? भाई वो ये असल में लड़की वाले हैं, ये तिरमिजी साहब हैं लड़की के वालिद मोहतरम, और ये मेरा ख्याल है इनकी बीवी हैं। काश आपका ख्याल गलत होता। क्या यहीं भी शुरू हो जाते हैं आप? और ये हमारी बेटी है, इसका रिश्ता दरकार है। जी हाँ, ये बच्ची माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची, इसका रिश्ता दरकार है ही नहीं। माशाल्लाह, लड़की देखने में पढ़ी लिखी लग रही है। भाई लग नहीं रही है, बच्ची ने माशाल्लाह एमफिल किया हुआ है। एग्जैक्टली। और लड़के ने भी कम से कम एमफिल किया होना चाहिए और जॉब भी करता हो। सैलरी अगर शुरू में 3-4 लाख हुई तो मैं गुजारा कर लूंगी। बेटा जी ये डिमांड तो सिर्फ छोटी सी थी। ये तो सारा खानदान माशाल्लाह जॉब करते हैं। अंकल खुद बड़ी अच्छी जॉब करते हैं। कौन सी? जी हाँ, ये चिड़ियाघर में हाथी का गोबर इकट्ठा करते हैं। और नहीं भाईजान, पूरे चिड़ियाघर की सफाई सुथराई का ठेका हमारे पास है। वाह, ठेकेदार हुए ना, ठेकेदार। वाह जी। और रही बात एमफिल की, वो भी इसने कर लेना था। बस बदकिस्मती से हर क्लास के फाइनल एग्जाम पे इसको टाइफाइड हो जाता है। ओह माय गॉड, बच्चा तो मरीज है रूबी। नहीं, अब बिल्कुल ठीक है। और बेटा जी बात रही सैलरी की, हम बड़े खाते पीते लोग हैं, बड़े तगड़े लोग हैं। ये कल को हमने इसको काउंसलर का या एमपीए का इलेक्शन लड़वाना है और वारे न्यारे हो जाने हैं। जी वैसे भी हुकूमत अपनी है, 2-3 ठेके बच्चे को लेके देंगे तो साल का खर्चा निकल आएगा। अपनी हुकूमत से मुराद क्या जी? ये नून लीग हैं भाई। हमारी तरफ से फिर ना है। हम नून लीग की फैमिली में बिल्कुल शादी नहीं करेंगे अपनी बेटी की। आपके मुझे जल्दी पड़ी हुई थी, मैं इतना जूस ग्लास पे छोड़ के आई हूँ। अरे तिरमिजी भी यहाँ क्या हो गया आपको? अख्तर साहब, हमें नहीं पता था कि ये शेर वाले हैं। भाईजान हम शेर वाले नहीं, हम तो चिड़ियाघर वाले हैं। आपका लड़का तो दूसरी शादी भी कर सकता है,
ये लोग तो गलियों में नारे लगाते फिरते हैं, शेर एक बारी फेर। इसका मतलब है कि आप अभी तक तब्दीली वाले गोल पंगूड़े में बैठे हुए हैं। अरे भाई क्या छोटी छोटी बातें लेके बैठ गए। तिरमिज़ी साहब तशरीफ रखिए वरना मैं नाराज हो जाऊंगा भाई। हद हो गई है, वो ये छोटी छोटी बातें लेके बैठ गए। भाई जब शादी हो जाएगी बच्ची की तो आप घर में सियासी बहस कीजिएगा ही नहीं। बिल्कुल। और रही बात पार्टी की, तो जहन बदलते हुए या मूड बदलते, पार्टी बदलते कितनी देर लगती है। मेरी तरफ देख लीजिए, मैं जवानी में मैंगो पार्टी पसंद करता था, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर मैंने टी पार्टी लाइक करनी शुरू कर दी। अब क्या बताऊं, उम्र का तकादा मुझे किट्टी पार्टी में मजबूर कर दे। सॉरी अंकल, मैं किसी नून लीग की लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। और मुझे कौन सा किसी पीटीआई वाली लड़की से शादी करनी है? मुझे तो हर डॉक्टर ने पीटीआई वाली लड़की से मना किया हुआ है। अरे अरे भाई क्या बातें लेके बैठ गए आप लोग। ये अच्छे रिश्ते रोज रोज थोड़ी मिलती है। भाई आप शादी किसी नाई की दुकान पे रख लीजिएगा, वहां बड़ा बड़ा लिखा होता है यहाँ सियासी गुफ्तगू करना मना है। नो वे, सियासी इख्तिलाफ पे तो सीधी सीधी गोलियां चल सकती हैं। और मेरे पास हर वक्त सर दर्द की गोलियां होती हैं, क्योंकि इन लोगों की गुफ्तगू से तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है। टेंशन ना ले। क्या होता जा रहा है सर इन लोगों को? जिया होता नहीं जा रहा है, हो गया है। यानी एक सर्वे आया है जिसमें 44% पाकिस्तानी मुखालिफ सियासी नजरियात रखने वाले लोगों से रिश्ता नहीं करना चाहते। और फरीद मियां उन 44% में 43% ये दो पार्टियां हैं। और रहने भी दो, यही दो पार्टियां हैं। इजाज जो 10,000 एडवांस दिए ना इसे वो लेकर आना, हम गाड़ी में बैठेंगे। ओके। जाओ जाओ, मेरे जैसा हीरा अगर चिराग लेके ढूंढोगी तो भी नहीं मिलेगा। और बैठ जाओ उधर, चिराग लेके ढूंढो। तो तुम्हारे जैसी चीजें माचिस की तीली जला के ढूंढते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ये तशरीफ रखिए, क्यों नहीं। एक्चुअली हम एक दूसरे को लाइक करते हैं। एक्सक्यूज मी, वो हमारा 10,000 वापस कर दें। और हम लव मैरिज करना चाहते हैं। वो मैंने आपको एडवांस दिया था। आप हमारी लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दें। आप वो मेरा 10,000 एडवांस वापस कर दें। बेटा लव मैरिज के चक्करों में ना पड़ना। घर वालों की मर्जी के बगैर जो शादी हो वो 2 माह नहीं चलती। लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, नून लीग वालों से ना करो। ओ भाई साहब, क्यों अपनी सियासी चपकलिश में, अपनी सियासी पसंद नापसंद में बच्चों को खराब कर रहे हो? बेटा मेरी एक बात याद रखना, लव है भी ना तो अपनी शादी को माँ बाप के जरिए अरेंज करके करना। बिल्कुल ठीक कह रही है। यकीन मानिए मेरा बहुत तजुर्बा है और बहुत मुशाहिदा है। लव मैरिज बेटा कभी नहीं चलती, ऐसे ही चंद हफ्ते चलती है जैसे चाइना का रिमोट नहीं चलता। और फिर लव मैरिज को भी चाइना के रिमोट की तरह टांगों पे मार मार के चलाना पड़ता है। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ये खवातीन लालच करती हैं, वो ये समझती हैं कि पैसा इकट्ठा करके अपने खाविंद को सरप्राइज दे देंगे। आज पर फिर किसी ले सरप्राइज पुठा भी पे जान जाए। माँ जी ये फ्रॉड हुआ कैसे? पुत्र होना किस तरह है? खवातीन जो अपने खामदों से बात छुपाती हैं, आप सियानियां बांदियां ने एक दूसरे के कहने पे जो कदम उठाती हैं, तो यहाँ तो चप्पे चप्पे पे फ्रॉड हो रहा है। फिर लुटियां जादियां ने ते फिर बाद चो चीका मार दिया ने, फिर दस दिया ने बंदे नु कि मेरे ना हो गई है। ये तो नासरा ने मुझे बताया कि माँ जी सारियों के पैसे लेके वो भाग गई है। अच्छा, कौन माँ जी? पुत्र मले दे इच्छे का आइए कोई किराएदार खतून। वो आके अभी 2 महीने उसे हुए हैं आए हुए। तो उसने कहा है जी कि मैं कमेटी डालने लगी हूँ, तो अगर आप में से किसी ने डालनी है तो मुझे बता दो। अच्छा।
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਣ 12 ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲਈ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। अच्छा ਅਗਲੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। हाजी उसने आपको भी तो पूछा होगा फिर कमेटी डालने का? ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਛੂ, ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਲੂਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਭੇਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਪੀ ਛੱਡ ਦੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਛੱਡ ਦੀ। मुझे तो अभी नासरा ने बताया। मैं क्या ना होया कि ये कातले तुसी एक दूजे नाल लड़न भिड़न दईया हो। तो कहती है माँ जी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ये रजिया ने कहा है कि बड़ी चंगी औरत है, अच्छा इसकी तरफ कमेटी पड़ रही है तो तुम भी डाल लो। अच्छा तो मैंने तो रजिया के कहने पे डाली है। रजिया गवांदी है, मैनू की पता है, मैनू बल्कीस ने क्या सी कि बड़ी चंगी कुड़ी है ते पालो कमेटी। बल्कीस चल जाओ ते अगो होर तीजी थां दा नाम ले लैंदी। ਇਹ ਤੇ ਮੱਲੇ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ ਸੀ ਅੰਮਾ। आहो पुत्र इसे तरह ही होता है ना, जिसने करना ही फराड है उसने कोई ना कोई तो प्लानिंग बनाई होती है। सबसे उसने पैसे इकट्ठे किए, 2 महीने का उसने किराया दिया है। मुझे पता चला 70,000 रुपया किराए से मकान लिया। आंदे ने 1.5 लाख रुपया उन्हें किराया दिता ते 6 लाख लैके टुर गई। ओनू ते 4.5 बच गया ना। ये बेटा बात ये करने वाली है, आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि औरतों को चाहिए इस तरह का कोई पैसे वैसे का मामला हो ना, हाँ जी हाँ जी, तो खामद को घर के मर्द को जरूर बताएं। बिल्कुल। अब बंदे बाहर टुरदे फिरदे ने, वो सियाने हुंदे ने, चलाक हुंदे ने। औरतां बेचारियां जिन्नियां मर्जी पढ़ लिख जान, घरां च बैठियां बच्चे सामदियां, उन्हां नूं की पता बाहर की होंदे। बिल्कुल अम्मा बिल्कुल। आ मैनू ते आंदी सी पई नाशरा मां जी हुण ते फोन दे उत्ते मैसेज कर करके ते लुटन दे ने। कदी किसी दा अनाम निकल आउंदा है, कदी किसी दा कोई गिफ्ट निकल आउंदा है, कदी कुछ ते कदी कुछ। अगलियां दियां गल्लां च आ जांदियां ने, लालच च फस जांदियां ने ते बाद चो फिर रोंदियां ने हुण मैं खामद नूं की दसांगी। खामद नूं पहले पुछ लैंदी ते फिर ओनू दस भी लैंदी। मां जी मेरी बीवी ते मेरे पुछों बगैर आंडा नहीं तलदी। हाय ओ क्यों? ओ मां जी मैं एक बार कोल ही खलोता सा, आंडा उन्हें तोड़ के तवे ते पाया ते घ्यो दियां छिटां मेरे मुंह ते पईयां। मैं इहो जी आई 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 कीती है, बड़ा सख्त डर गई है। हुण जदों भी आंडा तवे ते पाउण लगदी ना ते मैनू पुछदी है किथे हो, इधर उधर हो जाओ मैं आंडा तवे ते पाउण लगी हां। पुत्र मुंह तेरे तो लगदा है वाकया कोई एक घर ही नहीं होया। सही कहंदे हो मां जी, हर सर्दियां हुंदा। मैं सर्दियां च चुल्हे दे कोल जू जा पैना, वो फिर छिटां पैंदियां ते मैं फिर आई आई शुरू कर देना। पुत्र गल ये वे के आ निके निके मसले ते घरां दे अंदर हुंदे ने। हाँ जी। घर दे बाहर कोई मसला होवे तो घर की औरत को चाहिए खामद को जरूर बताए, उससे मशवरा कर। वाह अब तो चप्पे चप्पे पे फराड है। इस तरह भोलियां जनानियां बेचारियां लुटियां जांदियां ने ते बाद चो कलपदियां ने ते लुकांदियां फेरदियां। माँ जी असल में ये खवातीन लालच करती हैं, वो ये समझती हैं कि पैसा इकट्ठा करके अपने खाविंद को सरप्राइज दे देंगे। ते पर फिर किसी ले सरप्राइज पुठा भी पै जांदा है। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਖਾਮਦ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਾਡ ਤੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ੇਵਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਲਾ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਸੱਸ ਸਾਰਾ ਜ਼ੇਵਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਈ ਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ओ तेरी सस नूं किवें पता चल गया कि पीर साहब ने डाका मरवा दिता? ਉਹ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲੁੱਟੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ੇਵਰ ਘੱਟ ਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਕੜੇ 4-4 ਤੋਲੇ ਦੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹ 2 ਚੈਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ, 4 ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ।
बात तो वही हो गई ना, लालच। बस यही ते पुत्र मैं समझान नहीं हाँ कि लालच ना करो। बिल्कुल भाई जो करना जे अपने किसी सज्जे खब्बे सियाने को मशवरा भी ले लो। मेरा गल्ला सुन के ना खुश हो जाओ कि जेवर डबल हो जाने। ये केड़ा पीर साहब है जिदे फूक नाल जेवर डबल हो जांदा। सही लोकां दे कादे लई जेवर डबल करन दे। जनानी दा जेवर अगे रखे थे सारी जिंदगी फूका मारदा रहे। एक दिन हमारे दरवाजे पे एक भिखारन आ गई। उसने दरवाजा खटखटाया, मैं 10 रुपए लेकर उसे देने के लिए चली गई। अच्छा। मुझे आगे से कहती बेटी क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही हूँ। कहती है तुम सारे इम्तिहानों में अच्छे नंबरों से पास होगी, घर की सबसे कीमती चीज लेके आओ। मैं अपनी नानो उठा के ले गई। मैनू अंदर आके दसिया कि बाहर एक फकीर नहीं आंदी है, तू सारे इम्तिहान चो फर्स्ट आ जाएगी को अंदरों कीमती चीज लिया। मैं क्या चल तो सही मैं वेखा केड़ी बोर्ड दे दफ्तर चो फकीर नहीं आई। मैं बाहर जाके क्या मैं कहानी की कहनी है। आंदी है कुड़ी तुहाडी जे फर्स्ट आ जावे ते फिर। मैं क्या जी तू आप ही 4 जमातां पढ़ लेंदी ते फिर। निकले तो उतरिए बालां दे ज़हन खराब कर दे। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। अजीजी ये जो बिल गेट ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया ना, मेरा ख्याल है इसकी बीवी को शॉपिंग का शौक नहीं है। अजीजी आज कौन सी खबर लाए हो हमारे नाजरीन के लिए? खबर क्या है यार, हमारे लिए तो निराश है ये। ऐसी अजीब खबर है कि हल्की सी जुर्जरी भी होती है और साथ ही हैरानगी भी होती है कि अल्लाह की रहमत जब होती है तो फिर होती ही होती है। ये बात शक नहीं। एक पासे दौलतों के अंबार लगे हुए हैं। हाँ जी। और दूसरी तरफ न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 बेचारा तुहानू खबर सुना के पैसे कमा रहे हैं। यार जेम्स बॉन्ड हक लाल दिखा रहे हैं और की चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी खबर ये है कि एक खबर के मुताबिक अगर बिल गेट्स रोजाना 10 लाख डॉलर खर्च करें तो उन्हें पूरी दौलत खर्च करने में 345 साल लगेंगे। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? 10 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਣੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਲੈ ਦਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। देखो जरा हैरान कर दिया मुझे इस खबर ने। वो कहते हैं कि उसको रोजाना उसकी हर मिनट पे 10,000 डॉलर आमदन है। क्या बात। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक तो उसकी जो कुल प्रॉपर्टी है ना वो तो है 137 अरब डॉलर। अच्छा जी हाँ। मगर ब्लूमबर्ग जो है वो कहता है जी कि 159 अरब डॉलर है इसके पास। ओए हो। और वैसे 5वें नंबर पे है दुनिया पे ये अमीर तरीन आदमी। वाह जी वाह। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक है ये। वाह। एक तरफ देखें जरा बिल के पास इतनी दौलत है। हाँ जी। और दूसरी तरफ जेम्स बॉन्ड बिल देने के लिए बिल बिला रहा है। मिस्टर जेम्स बॉन्ड ये बिल गेट्स दियां सही ज़मीनां नहीं है, कब्जा ग्रुप है भी। भाई जी ओदा नाम चौधरी बिल गेट नहीं। हद हो गई है तेरे वाली। अच्छा यार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई उसने, भाई क्या बात कर रहे हो यार तुम। यार को एक चीज 47 भी घट होने ने। बहुत कारोबार हैं उसके और इतना उसके पास पैसा है, इतना पैसा मैं तो सोचता हूँ यार 10 लाख डॉलर रोजाना। मानसियो ते लाख डॉलर दियां रोज फुलियां खाए ते फिर नहीं मुकदी। ये तो भाईजान रोज आलू गोश्त खावे तद भी नहीं मुक सकते पे। ओदी अप्रोच आलू गोश्त। मैं 10 लाख डॉलर की बात कर रहा। वो बेचारा 750 के आलू गोश्त को लेके बैठा हुआ। कमाले जिन्ना मर्जी पैसा बिल गेट खानी तो 2 वक्त की रोटी नहीं यार वो 10 लाख डॉलर रोजाना खर्चेगा कहाँ? नान तो सिर्फ 25 रुपए का है।
ओ भाई जी उन्हें खर्चने नहीं, तुसी खुश ना हो। आपके ज़हन में शायद ये आ रहा है कि वो 20-25 लाख नान लैके ते वंडेगा, तो मेरे तक भी विचों 6 पहुंच जाने। उन्होंने सिर्फ अंदाजा लगाया है जितनी उसके पास मालो दौलत है, ये अगर रोजाना 10 लाख डॉलर भी खर्चे तो 345 साल लगेंगे पैसे खत्म होते। तो तुसी अगर 345 साल अडीक सकते हो तो फिर बिल गेट आके गोपाल नगर ताड़े महल्ले च मकान ले लेगा। नहीं नहीं अजीजी भाईजान, मैं इन्ना नहीं उड़ीक सकता, मैनू तो 4 घंटे बाद भुख लग जाती है। लो जी आए तो विचों एक निकल गया, बाकी हिसाब करो जी बिल गेट दा। अजीजी ये जो बिल गेट ने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया ना, मेरा ख्याल है इसकी बीवी को शॉपिंग का शौक नहीं है। यार तुम्हें क्या हो गया? खुदा करीमा मैं किथे टुर जावां, उन्होंने 10 लाख डॉलर का अंदाजा ही नहीं, तो मैं की करा, मैं क्यों इन्हें गरीबा के खबर सुनाई। अब भाई जी 10 लाख डॉलर रोज उसकी बीवी जाके हर बाजार में एक प्लाजा भी खरीद लेना, फिर भी नहीं मुकदे, फिर भी नहीं मुकदे, फिर भी नहीं मुकदे। सर वैसे इतने पैसे ऐसे ही नहीं इकट्ठे होते, ऐसे लोग बड़ी कफायत चाली से काम करते हैं। मुझे तो लगता है ये बर्गर वगैरह भी नहीं ऑर्डर करते होंगे। क्यों जी? यार तेरी मेहरबानी, अब ब्रेक ले ले। ओ कुड़िए, ओ बच्चिए, ओ पुत्र मेरे आ, अब मैं 10 लाख डॉलर रोज का कह रहा हूँ। ओ केड़ा बर्गर है जिहड़ा 2.5 लाख डॉलर का एक हुंदा है? वो कौन सा बर्गर है जिसके साथ सोने के फ्राइज मिलते हैं? ओ केड़ा बर्गर है, केड़ा बर्गर है जिहदी कैचअप विच हीरे पए हुंदे ने। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। आइंदा मैं आपके प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार की खबर लाया करूं। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अब जब जरा सा टैक्स की चूंडी काटती है ना गवर्नमेंट, तो होना तो चाहिए था ना, नहीं हल्की सी चूंडी पे भी लोग करते हैं। अच्छा जी, आजकल ये टैक्स के हवाले से बहुत शोर होगा है, लोग बड़ा एहतजाज करते हैं, कभी ताजर बाहर निकल आते हैं, कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले बाहर आ जाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, कहीं टैक्स बड़ा बढ़ गया है और बहुत जुल्म हो रहा है। क्योंकि आमदन उस तरह की है ना उस हवाले से, और वैसे भी लोगों को अब सहूलत में रहने की आदतें पड़ चुकी। अब जब जरा सा टैक्स की चूंडी काटती है ना गवर्नमेंट, तो होना तो चाहिए था ना, नहीं हल्की सी चूंडी पे भी लोग करते हैं। और फिर बड़े बड़े खौफनाक और मजलूम डायलॉग सुनने को मिलते हैं। भाई जी तुसी देखना, होली होली इन्होंने साथ भी टैक्स ला देना। हाँ जी। आप बड़े हैरान होंगे सुन के कि ऐसा था। जी हाँ, इसके करीब करीब ही बर्तानिया के अंदर 1696 में खिड़की टैक्स था। खिड़की टैक्स? जी हाँ, यानी जिस घर में 10 से ज्यादा खिड़कियां होंगी उस पे टैक्स देना पड़ेगा। अब ये खिड़की का साइज जो था ना जी वो मुतय्यन नहीं किया गया। फिर जो टैक्स लेने वाले थे वो किसी वक्त रोशनदान भी विच ही गिन लेंदे हैं। इधर वैसे दीवार च को मगोरा पे है तो उन्हें क्या देते भी टैक्स है। ठीक है जी। तो 10 से ज्यादा खिड़कियों पर टैक्स था। फिर लोग बेचारे खिड़कियां कम रखनी शुरू हो गए। बड़े बड़े घरों में भी लोग कम खिड़कियां रखते थे, कम रोशनदान रखते थे, जिससे वो घुटन फील करने लग गए। लोगों ने थोड़ा सा एहतजाज किया। फिर गवर्नमेंट ने मेहरबानी की, उन्होंने 7 खिड़कियां कर दी। लोग इस पे बड़ा कल्पे कुल्पे, बड़ा रौला डाला कि जी ये सांस लेनी मुश्किल हो गई है, घर में खिड़कियां ज्यादा होनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सुनी, बल्कि 1766 में फिर उन्होंने 7 खिड़कियां उन पे भी टैक्स कर दिया।
और ज्यादा लोग रौला डालना शुरू हो गए। इमारतों में हवा और रोशनी का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से लोगों की सेहत पे बुरा असर पड़ना शुरू हो गया। बड़ी मुखालफत बढ़ने लग गई। इंतहाई गैर मकबूल टैक्स होने के बावजूद आप हैरान होंगे कि तवील कानूनी जंग और अवामी मुहिम के बाद 1851 में इस टैक्स का खात्मा किया जा सका। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, एक तो ये हो गया ना कि सावां ते भी टैक्स ला देना। एक और बड़ा डायलॉग सुनते हैं, भाई जी कब्रां ते भी टैक्स ला दियो। भाई कब्रों पे भी टैक्स था। हाँ, कब्र पे तो उस दौर में टैक्स था जब पैसे या करेंसी का भी वजूद नहीं था। हाँ, नेशनल जियोग्राफिक के मुताबिक मौजूदा इराक या कदीम मेसोपोटामिया की तहजीब में मुर्दे की तदफीन पर टैक्स वसूल किया जाता था। और चूंकि पैसा नहीं था उस वक्त, करेंसी नहीं थी, तो ये टैक्स जो था ये शराब के 7 ड्रम या 420 रोटियां या 1 बकरी या अनाज की 2 बोरियां या 1 बिस्तर था। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ मैं रोटियां ते अनाज ते बकरी दसी है ना, ये को गोगा टैप अफसर जाता था तो फिर वो इस तरह वसूल करता। नहीं भाई जी ਤੁਹਾਡਾ टैक्स बन गया 420 रोटियां। अगले बहस करते थे, यार साडे पिछले मुर्दे ते तो 400 रोटियां लिया हैं। ये को कहंदा भाई जी नहीं नहीं आज अफसर नु भुख ज्यादा लगी। या फिर बकरी दे दियो और हलाल करके देनी पैनी है, बोटी छोटी रखनी जी। तुहानू पता मैं बड़ा सख्त अफसर हाँ। नहीं तो फिर अनाज दियां 2 बोरियां दियो। हर अफसर दे भी छोटे छोटे बच्चे ने। सही बात। अच्छा, एक और आपको मजे की बात सुनाऊं। एक दौर था जब कुछ मुल्कों में दाढ़ी को यूरोपीय कल्चर और ऐशो इशरत की अलामत समझा जाता था। अच्छा। हाँ, हमारे मजहब में तो बड़ी प्यारी चीज है ना जी, दाढ़ी मुबारक। गोरा भी दाढ़ी रखता है, मगर वो ये फैशन फूशन के लिए रखता है। और यूरोपीय कल्चर में मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐश की अलामत समझा जाता था। इस पर बाकायदा टैक्स आयद था। अच्छा, दाढ़ी रखने पे? हाँ, एक तहकीकी मैगजीन द ग्रीन बैग के मुताबिक 1698 में रूस के हुक्मरान पीटर अव्वल ने दाढ़ी रखने वालों पर इजाफी टैक्स आयद कर दिया था। वो दाढ़ी रखने को ना जी कदामत पसंदी की अलामत समझते थे। अच्छा, पीटर अव्वल ने पहले दाढ़ी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन बाद में दाढ़ी रखने वाले पर फिर टैक्स आयद कर दिया। अच्छा अजीजी, मैं तुमसे बड़ा मुतासर हूँ, आज बड़े काम की बातें बता रहे हो। यार तुम मेरे पास बैठते ही नहीं, मैं तो बहुत बहुत काम की बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तुम कहीं एक जगह टिके बैठते ही नहीं हो। मेरा मतलब काम ही इतने होते हैं तुम्हें। तुम्हें आप शो के बाद फटाफट अकेडमी जाने की पड़ी होती है। अच्छा यार, मुझे ये तो बताओ कि ये दाढ़ी पर टैक्स कितना लगाया हुआ था? अच्छा, ये भी मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ टैक्स होता था। ये दाढ़ी का टैक्स, यानी जो दरबार के मुलाजिम थे और फौज के मुलाजिम थे उन पर 60 रूबल सालाना, फिर दौलतमंद अफराद पर 100 रूबल सालाना। इसी तरह मास्को के शहरियों को दाढ़ी पर 30 रूबल अदा सालाना करने पड़ते थे, जबकि बाहर से आने वाले बारिश फर्द को हर मर्तबा शहर में दाखिले पर निस्फ कूपक दाढ़ी टैक्स अदा करना पड़ता था। अच्छा, ये टैक्स अदा करने वालों को ना जी सर्टिफिकेट के तौर पर धाती टोकन दिया जाता था। अच्छा, आगे जिथे तेन को चेक करे ते कूपन वहा दी तो टैक्स दे बैठा है। तेरे को कूपन ना आया तो उन्हें तेरी उत्थे ही शेव कर देनी है। फिर जिन्होंने शेव करानी होंदी सी ना वो अपना कूपन गवा देंदे हैं। सरकारी खर्चे ते करा ले। अजीज साहब, बड़े बड़े अजीब टैक्स लगे रहे हैं दुनिया पे तो। जी 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 जी, बड़े सगीर में तो निमक पर टैक्स होता था। ये निमक नहीं जेड़ा तुसी उबले अंडे दे नाल पुड़ी ले लेंदे हो, इस पे टैक्स होता था। बरतानिया की हुकूमत ने 1882 में साल्ट एक्ट कानून बना दिया। अच्छा, जिसमें हिंदुस्तानी शहरियों पर निमक की कानकनी या उसे फरोख्त करने पर पाबंदी आयद करके निमक पर इजाफी टैक्स लगा दिया गया। जो टैक्स की वजह से फिर अपने मुल्क से निकलने वाला जो निमक था वो लोगों को महंगा खरीदना पड़ता था। आप हैरान होंगे कि महात्मा गांधी ने 1915 में बरतानवी हुकूमत के इस कानून की मुखालफत की
और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की थी। वाह। फिर 1930 में उन्होंने इस एक्ट के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च किया। जी हाँ, लिमक के टैक्स के खात्मे के लिए। बड़ी बात। और वो गिरफ्तार भी हुए, लेकिन अंग्रेज ने इस कानून का खात्मा नहीं किया। आखिरकार मार्च 1947 में अबूरी हुकूमत ने आके ये साल्ट टैक्स खत्म किया था। तो ਉਹਦੇ बाद फिर ਤੁਹਾਡੇ सामने में इथों के लोगों ने फिर लिमक के हवाले न लुट पा दी है। आपको हर ब्याह पे ये सुनने को मिलता है, भाजी लिमक बहुत तेज जे। अमान से मेरा तो जी चाहता है कि उधर जोर से कहूं, लाओ ये तो टैक्स। अजीजी, ये 18 से ज्यादा रोटियों पे टैक्स तो लगवाओ, ये गोगा तो पतला हो। ओए होए होए। यार गौरी, तुम 18 रोटियों की बात करते हो, और इस हुकूमत ने तो आवाम पर 1800 से ज्यादा टैक्स लगा दिए, गोगा वही कम हुई है। आपका क्या ख्याल है, बाजरे पे टैक्स होना चाहिए? नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, जिस दरवाजे से शक अंदर दाखिल होता है, मोहब्बत और एतमाद उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।